हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 7 होगा। इसके पहले हम लोग 6 सेट कर चुके हैं। टोटल सेट की संख्या आपकी 9 होगी, क्योंकि 3-3 शिफ्ट में 3 दिन पेपर आपका हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे हम लोग इंग्लिश के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है? पहला सवाल ये है कि एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इस इडियम का। इडियम भैया फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है जैसे बहुत ज्यादा हेल्दी होना, स्ट्रांग होना, उसी को हम कहते हैं फिट एज अ फिडल। ये इडियम है जो आपको दिखाता है कि बहुत ज्यादा हेल्दी हो तुम। ठीक है, वेरी हेल्दी एंड स्ट्रांग को हम कहते हैं भैया फिट एज अ फिडल। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टू बी इन गुड हेल्थ। ऑप्शन नंबर 2 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो पहला सवाल बहुत ही आसान आपको देखने को मिला है। नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है मेरे भाई? फेमिलियर एक वर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है, आपसे कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इसका। फेमिलियर का मतलब होना, परिचित होना बोलते हैं इसको। यानी कि आप किसी से अगर नोन है मतलब क्या, फेमिलियर है। सी हैज बिकम अ फेमिलियर फिगर इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। वो एक राजनीतिक की दुनिया में एक बहुत ही जानी पहचानी, ठीक है, परिचित फिगर बन चुकी हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि नोन। लेजेंड तो अलग चीज है, वो प्रसिद्ध होने के बारे में कहता है लेजेंड। एलिवेटेड का मतलब होता है उठा हुआ, कोई चीज अगर उठे हुआ है उसको बोलते हैं कि वो चीज क्या एलिवेटेड है। जैसे आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में एलिवेटर लगा होता है, तो वो चीज क्या मतलब आपको उठा के ऊपर की तरफ लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड उठाने वाला। तो वो यहाँ पे आप याद करने के लिए यूज कर सकते हैं एलिवेटर को। ठीक है। फैंसी का मतलब होता है जो काल्पनिक दुनिया होती है उसको बोलते हैं फैंसीफुल होना, फैंसी होना। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड हमारे पास है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है बहुत ही जेन्युइन होना, बहुत ही प्रमाणिक होना, सच्चित होना, सच्चा होना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑथेंटिक इज ऑल अबाउट जेन्युइन। ये इसका सिनोनिम है। आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फेक, जो बहुत ही खराब है, अप्रमाणिक है, ठीक है, डुप्लीकेट है। बेसिक और डिफरेंट तो आपको मालूम ही है, तो ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल क्या बोलता है? एंटोनिम पूछ रहा है आपसे। सवाल ये है कि इंक्विजिटिव एक वर्ड है, इंक्विजिटिव, इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एक वर्ड है इंक्विजिटिव, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज अगर जानने की इच्छा आपके अंदर है उसी को बोलते हैं इंक्विजिटिव, जिसको हम कह सकते हैं जिज्ञासा होना वाला इंसान। यानी कि जिज्ञासु अगर आप हैं, यानी कि आप एक इंक्विजिटिव है। ठीक है, आपको जानने की इच्छा प्रकट हो रही है। इनोसेंट बोलते हैं निर्दोष इंसान को। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। ठीक है, अच्छे बुरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना मुझे कुछ जानना है ना मुझे कुछ बताना है। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल इनडिफरेंट हो, उदासीन हो, न्यूट्रल हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ तुम जिज्ञासु बन रहे हो, एक तरफ तुम बिल्कुल इनडिफरेंट हो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्यूरियस का मतलब होता है, ये भी हम बोल सकते हैं जिज्ञासा होना, क्यूरियस, किसी चीज को जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होना। स्टडीज, स्टडीज बनता है स्टडी से, यानी कि अगर अध्ययन में अगर आप लीन हैं, ठीक है, अध्ययन में अगर आप लीन हैं उसी को बोल सकते हैं अध्ययनशील। उसी को हम बोलेंगे मेरे भाई स्टडियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका भी रिक्वायर्ड आंसर होगा। नंबर 5 पे आता है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? हम उस सारे वर्ड से फोकस करें। देखो यहाँ पे होलिस्टिकली है, यहाँ पे देखो कॉन्टूर्स हमने देखे गया, मेरे को कंटूर हमारा स्पेलिंग क्या है? गड़बड़ है, सॉरी गड़बड़ है। मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय होता है। होलिस्टिकली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिकली? आपने पढ़ा भी होगा। होलिस्टिकली का मतलब जैसे कोई चीज अगर बहुत ही कंप्लीट तरीके से बातें हो रही है तब उसको हम बोलेंगे होलिस्टिकली, यानी कि समग्र तरीके से, समग्र समग्र रूप से। ठीक है, और ये जो कंटूर यहाँ पे स्पेलिंग है वो गलत है। यहाँ पे CONTOUR होता है कंटूर। ठीक है, कंटूर का मतलब होता है जैसे कोई चीज का रूपरेखा होना, दैट इज हम कहते हैं कॉन्ट्यूर। ठीक है, सिम्बायोटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक? ये एक बायोलॉजी का वर्ड है, आपने पढ़ा भी होगा। सहजीवी को बोलते हैं सिम्बायोटिक। मिस्टीरियस का मतलब कोई चीज अगर रहस्यमय है उसको हम बोलते हैं मिस्टीरियस है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। विल राम्या हैड कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपने देखा होगा कि विल या शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्क है बाय 2025 की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे राम्या, क्या राम्या इस काम को 2025 तक कर पाएगी? तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका रूल। फ्यूचर परफेक्ट
टेंस, इसी को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हैड नहीं बल्कि आपको हैव यूज करना पड़ेगा। विल राम्या हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025। बहुत ही आसान। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलते हैं मतभेद होना, ठीक है, यानी कि बोन ऑफ कंटेंशन दोनों का मतलब सेम ही होता है। बोन ऑफ कंटेंशन को बोलते हैं मतभेद होना, विरोधी होना। प्रैक्टिकल को बोलते हैं व्यवहारिक होना। डिस्टेंट लव, ये तो अलग चीज है, दूर का प्यार, ऐसा कुछ है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बिंदु को हम कहते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो कहीं ना कहीं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को दिखा रहे हैं कि मतभेद को हम लोग कहते हैं कि वो चीजें क्या हो जाएंगी, बोन ऑफ कंटेंशन आपका हो जाएगा। आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 नंबर सवाल क्या बोलता है, ठीक है। आपको ब्लैंक फिल करना है, जाके सिलेक्ट कर पाए मीनिंगफुल और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। दे न्यू दैट द स्टॉक ऑफ द फूड वाज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड द फंड फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर दैट वाज नॉट एनफ फॉर द नेक्स्ट वीक। क्या मतलब हुआ, उनको पता था कि स्टॉक जो फूड का है वो बहुत ही घट रहा है, कम हो रहा है, और जो फंड अलॉट हुआ है उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है अगले हफ्ते के लिए। तो वो चीज यहाँ पे एसर्ट यूज नहीं करेंगे बल्कि अलॉट यूज करेंगे। अलॉट किया गया जो फंड को, फंड अलॉट होता है, तो वो पर्याप्त नहीं है अगले हफ्ते के लिए। एक वर्ड यहाँ पे एसर्ट, एसर्ट का मतलब होता है दावा करना या क्लेम करना, ठीक है, दावा करना, उसी को हम कहते हैं भैया क्लेम करना, ठीक है। अलर्ट का मतलब सावधान होना, सचेत होना। एबंडन का मतलब त्याग दिया गया, एबंडन्ड, ठीक है। बिसाइड द प्रोजेक्ट नहीं होता, अगर आप देखेंगे कितना बार पढ़ा भी होगा आपने, प्रोजेक्ट के बगल में बात नहीं करते, प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो या तो अबाउट द प्रोजेक्ट लिखो या फिर इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर बातें करेंगे। तो वो चीज यहाँ पे देखो, इफ देर इज नो सब्स्टिट्यूट, यहाँ से पढ़ते हैं द अनएक्सपेक्टेड टर्न बिसाइड द प्रोजेक्ट पुट द कंपनी इन बिग फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा नहीं है, इन द प्रोजेक्ट। जो एक आशा के विरुद्ध, आशा के अपोजिट जो टर्न लिया है प्रोजेक्ट ने, उसे कंपनी को क्या कर दिया, बड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में उसे पुट कर दिया है। तो वो चीज यहाँ पे कह रहा है कि बिसाइड नहीं बल्कि इन द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न हो गया है जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वी ऑल शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, जब चूंकि यहाँ पे अगर हम दो की बात करते हैं तब ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑल का इस्तेमाल किया है मतलब मोर देन टू है, तो ईच अदर नहीं बल्कि मेरे भाई आपको वन एन अदर यूज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ जाते हैं मेरे भैया, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इसके लिए, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड बाय द इलेक्टेड एजेंट्स अंडर ए फ्री इलेक्टोरल सिस्टम। ये तो वही सिस्टम है जो हमारे देश में है। एक ऐसा फॉर्म गवर्नमेंट का जिसमें हम सुप्रीम पावर किसको वेस्ट करते हैं, किसको निहित देते हैं, उस इंसान में जिसे हम इलेक्ट करते हैं बाय द इलेक्टेड एजेंट्स अंडर ए फ्री इलेक्टोरल सिस्टम। हमें इलेक्टोरल सिस्टम के माध्यम से, वोट देने के माध्यम से हमें उस इंसान को चूज करना पड़ता है जिसके माध्यम से उसके पास सुप्रीम पावर आएगी और फिर वो फॉर्म करेगा गवर्नमेंट को। तो वो चीजें कहलाती है क्या, लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड मेरे भाई डेमोक्रेसी। एनार्की बोलते हैं अराजकतावादी, ठीक है, एनार्की बोलते हैं अराजकतावादी। मोनार्की बोलते हैं मेरे भाई राजतंत्र को बोलते हैं, जो पहले चलता था राजा वाला सिस्टम। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी आई मीन खुद का शासन, स्वयं शासक अगर आप कहेंगे तो वो ऑटोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अराजकतावादी का मतलब जहां राजा वाजा नहीं है, बिल्कुल जैसा चल रहा है आराम से, अराजकतावादी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। कम वाट में, इसका मतलब ये होता है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, कम व्हाट में, उसे को बोलते हैं नो मैटर व्हाट हैपेंस। नो मैटर व्हाट हैपेंस इज ऑल अबाउट कम व्हाट में। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस, एक दो सवाल को छोड़ के अभी तक 12 सवालों में सारे मुझे इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला है। द डिसीजन टू एंगेज इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज टैसिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैसिट, टैसिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, टैसिट का मतलब होता है मेरे भाई निहित होना, निहित होना, ठीक है, निहित होना। जो डिसीजन है एंगेज करने के लिए, अगर कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे मान लीजिए कोई हथियार का विवाद चल रहा है आपके पास, तो उसके अंदर वो निहित है कि आपको एंगेज होना ही पड़ेगा। द डिसीजन टू एंगेज इन एन आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज टैसिट, वो आपको निहित है, वो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्या है, इम्प्लाइड है, बिल्कुल निहित है, विदाउट बीइंग स्टेटेड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आपको आंसर देखने को मिल रहा है। ये सवाल थोड़ा सा कंपेरेटिवली बढ़िया सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। माई एल्डर ब्रदर यस्टरडे हैड टुक, ओहो, जैसे आपने देखा यस्टरडे, यस्टरडे हो, एगे हो,
एगो हो, ये सब जो वर्ड होते हैं ये कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट के सेंटेंस को दर्शाते हैं। ये सिंपल पास्ट के सेंटेंस आपको यूज किए जाते हैं सारे वर्ड्स को। तो यहाँ पे हैड यूज नहीं करना पड़ेगा। माई एल्डर ब्रदर टुक माई फेसबुक पासवर्ड, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे यस्टरडे का यूज किया है। तो हैड यूज आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट को दिखा रहा है, आपको सिंपल पास्ट के रूप में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हेलो। हाँ भाई, तो मैं छुट्टी पे हूँ आज। हाँ, कुछ काम था भाई। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है भाई। सॉरी, फोन आ गया। ठीक है। हाँ, तो ये पहला सवाल क्या बोलता है कि टू टेल द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय इट्स सिम्टम। उसके लक्षणों को देख के, उसके कारणों को देख के अगर आप बताएंगे कि किस तरह का ये डिजीज है, नेचर क्या है उसका, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस करना। आपने पढ़ा भी होगा पहले, डायग्नोसिस का मतलब भी होता है कि निदान करिए, मूल्यांकन करिए। किसी चीज का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, अगर मेडिकल फील्ड में उसी को बोलते हैं डायग्नोसिस करना, कि हम लक्षणों को देख के पता लगाएंगे अच्छा डिजीज कौन सा है। डिजाइन तो ये अलग चीजें बताइए आपको, ठीक है। डिसीजिव का मतलब होता है निर्णायक होना। डिसिसिव इज ऑल अबाउट निर्णायक। डोजेस का मतलब कि क्या डोज होना चाहिए, डोजेस क्या होना चाहिए, बताइए आपको इसका मतलब क्या होता है। मीनिंग क्या होगा इस इडियम का, फिट एज अ फिडल। मेरे हिसाब से ये सवाल तो बिल्कुल पहला सवाल ही था। फिट एज अ फिडल, तो एक शिफ्ट के अंदर दो इडियम कैसे पूछ सकते हैं जो दोनों सेम है। इन गुड हेल्थ होना, मुझे लगता है कि पहला सवाल ही यही था, फिट एज अ फिडल। आप एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से वही था। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। कभी सुना है आपने कि इन द राइट टाइम होता है? नहीं, आपने सुना होगा हमेशा कि ऑन द राइट टाइम। ठीक है, ऑन द राइट टाइम इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्रीपोजिशन का मिस्टेक है यहाँ पे। फेस टू फेस का मतलब होता है सामने रह के बातें करना, फेस टू फेस बातें करना, लोगों सामने से फेस करके बात करना। विथ अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रेदर देन से बाई फोन और लेटर, किसी फोन के माध्यम से, किसी पत्र के माध्यम से ना कह के, बल्कि आप उस इंसान से बात कर रहे हो बिल्कुल फेस टू फेस, तो वो चीज यहाँ पे कहेंगे फेस टू फेस। क्रिस्टी जो है सो डिस्कस दिस विथ हर, फेस टू फेस, उस इंसान से बिल्कुल फेस टू फेस बातें करनी चाहिए, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये है कि द बुक नैरेटेड द एथलीट्स प्रोग्रेस इन अ लूसिड मैनर। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। अब चूंकि यहाँ पे जो बुक है ना, ये किसी किताब के बारे में कह रहा है कि वो किताब जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से विश्लेषण करता है किसका, एथलीट्स के प्रोवेश को। प्रोवेश का मतलब क्या होता है? प्रोवेश का मतलब होता है कौशल, वीरता। कौशल बोलिए या फिर वीरता बोलिए, उसका मतलब ही होता है प्रोवेश। ठीक है, तो एथलीट्स का जो कौशल था, वीरता था, उसके बारे में बुक ने अच्छे तरीके से विश्लेषण किया। तो हम क्या बोलेंगे, रिफाइंड आर्गुमेंट्स। क्या ये कौशल आर्गुमेंट है? क्या ये कोई सिचुएशन है? क्या ये कोई धनी दिन के बारे में कह रहा है? बिल्कुल नहीं, ये एक्सेप्शनल मास्टरी है। किसी चीज के प्रति आपने बहुत अधिक कौशलता दिखाया है, मास्टरी किया है किसी चीज के बारे में, उसी को बोलेंगे भैया प्रोवेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी हैज नो डिजायर फॉर मनी। चाहत होना, इच्छा होना, विश होना। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। डिसगस्ट यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मतलब होता है घृणात्मक होना। ठीक है, घृणात्मक होना। डिस्पाइज का मतलब बिल्कुल भैया घृणित चीजों को बोलते हैं। जो दोनों वर्ड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। घृणित को बोलते हैं डिस्पाइज बोलो, डिसगस्ट बोलो। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। मेक अप हर माइंड, शी कांट मेक अप हर माइंड वेयर टू गो फॉर हर समर वेकेशन। वो अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए कहाँ जाना चाहती है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रही। वो चीज यहाँ पे कह रही है कि मेकअप हर माइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेकअप हर माइंड? तो मेकअप वंस माइंड जो होता है ना फ्रेज, इसका मतलब होता है फैसला करना। तो वो फैसला नहीं कर पा रही कि कहाँ उसको जाना है। तो एक्चुअल में क्या है, वो फंसी हुई है, डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो अल्टरनेटिव्स जो है कहाँ, और कम टू डिसीजन वो किसी फैसले के रूप में ले नहीं पा रही। वो चीज यहाँ पे कहने को मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। एंटोनिम क्या होगा बट हमारे पास है स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है बहुत ही कंजूस, माइजर को बोलते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है मेरे भाई खर्चीला होना। ठीक है, लैविश, इसी को हम बोलते हैं क्या, लैविश। ठीक है, विक्ड बोलते हैं दुष्ट इंसान को। और बहुत ज्यादा अगर तुम दुष्ट हो तो उसको तुम बोल सकते हो ऑबनॉक्सियस। ऑबनॉक्सियस जो बिल्कुल किसी भी इंसान को प्रिय नहीं लगे, अप्रिय हो, दैट इज कॉल्ड ऑबनॉक्सियस।
इनडिसेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिसेंट? इनडिसेंट बोल सकते हैं, जैसे ना बोलते हैं कि तुम बहुत ही डिसेंट इंसान हो, लेकिन अगर इन लग जाए तो बहुत ही तुम अभद्र इंसान हो जाओगे, बिल्कुल इनडिसेंट इंसान हो जाओगे। समझ गए बात? तो इन जो है एक नेगेटिव वर्ड को दिखाता है, ठीक है। ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ, किसी लेखक के मरने के बाद जो होता है उसको बोलते हैं पॉस्थुमस। कोई चीज अगर किसी के मरने के बाद हो तो उसके लिए एक वर्ड आता है पॉस्थुमस। आपने इस चीज को लिखा होगा, याद भी किया होगा बहुत पहली बार। तो बहुत ही आसान ये सवाल आपको देखने को मिला है। रिहैबिलिटेट एक वर्ड है, इसके लिए सिनोनिम क्या होगा? रिहैबिलिटेट का मतलब क्या होता है? पुनर्वास करना, ठीक है, पुनर्वास करना। जहाँ पे तुम रह चुके हो वापस लौट के वहीं रहोगे, पुनर्वास करोगे। उसी को बोल सकते हैं रीइंस्टॉल, दोबारा स्थापित करना, उसी चीज को पुनः स्थापित करना, रीइंस्टॉल करना। डेवलप का मतलब विकास करना। एब्जॉल्व ऑफ आपने याद किया होगा, एब्जॉल्व ऑफ, जिसका मतलब होता है आरोप से बड़ी करना। क्या बोलते हैं? आरोप से बड़ी करना। मतलब कोई इंसान के अगर ऊपर आरोप लगा हुआ है, वो अगर बड़ी हो जाए उस आरोप से, तो उसी को बोलते हैं मेरे भाई एब्सॉल्व ऑफ। अगर किसी को आरोप लगाना हो तो क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ, दोषी ठहराना, आरोप लगाना। तो ये दोनों वर्ड मुझे लगता है कि 50 बार से ज्यादा पूछा गया होगा एसएससी के एग्जाम हॉल में। तो ये एक्यूज्ड ऑफ, एब्सॉल्व ऑफ, आप इसको याद कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, चाहे जैसे भी लगाना है कर लीजिए। दोनों के साथ ऑफ प्रिपोजिशन ही यूज किया जाता है। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे की तरफ गिरना, नीचे गिरना हम बोलते हैं इसको डिक्लाइन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्फिडेंट टू स्पीक का मतलब क्या होता है? यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट टू स्पीक इंग्लिश विद इन 1 ईयर। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कन्विंस्ड टू स्पीकिंग, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, काट के हटाओ। ऑफ स्पीकिंग तो बोल सकते हैं, ऑफ स्पीकिंग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंट अगर है तो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा क्या आता है? इन आता है। ये आपने पढ़ा होगा प्रीपोजिशन में। कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग बोलना आपको पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। वन वर्ड क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन। जो पूरे इंसान, जो पूरा पब्लिक के बीच में सेंटर बना हुआ है, केंद्र का जो वो बना हुआ है, ठीक है, जिस पे लोग अटेंशन दिए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं लाइमलाइट में होना। नहीं बोलते हैं कि अच्छा सबका ध्यान तुम पे ही है, मतलब तुम एक लाइमलाइट में हो, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है एम्बिगुअस, से बन गया एम्बिगुइटी। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट होना, धुंधला होना, ठीक है, उसी को बोलते हैं फुजीनस, ठीक है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी धुंधला होना, अस्पष्ट होना। ये तीनों जो वर्ड है बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है। एम्बिगुअस, ऑब्सिक्यूअस, सॉरी ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योरिटी। और एक वर्ड हमारे पास है फ्यूजिनेस। तीनों का मतलब होता है जो धुंधला है, अस्पष्ट है, इसको बोल सकते हैं अस्पष्टता। तीनों को हम बोल सकते हैं, ठीक है, अस्पष्टता, ठीक है। लाइमलाइट में होना यानी कि सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन होना। वी विल हैव बीन नो, ओ हो, वी विल हैव बीन नो। अगर तुम वी विल हैव बीन यूज करोगे तो यहाँ पे नोइंग होना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये जो नोइंग है, ये जो इस वर्ब में आईएनजी यूज नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। वी विल हैव बीन नोइंग द रिजल्ट ऑफ कैट एग्जाम बाई नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखा हमने बाई, तो मुझे पता लग गया अच्छा मुझे ये तो फ्यूचर परफेक्ट के बारे में कह रहा है, ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कह रहा है। जैसे आपने ये चीज देखा, तो वी विल हैव बीन को हटाओ, वी विल हैव नोन, वी विल हैव नोन, वी विल हैव नोन द रिजल्ट, हम जान चुके होंगे कैट का रिजल्ट एग्जाम का, बाई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? ब्रेक अ लेग का मतलब होता है कि किसी को गुड लक देना। ब्रेक अ लेग का मतलब ही होता है किसी को गुड लक देना। नहीं बोलते हिंदी में कि भाग्य तुम्हारे साथ हो, हैव अ गुड लक, ठीक है। तो किसी को अगर आप विश कर रहे हो बहुत ही गुड लक, उसको बोलते भैया ब्रेक अ लेग। नाम सुनने में लग रहा है कि पैर तोड़ दो, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है गुड लक विश करने को बोलते हैं ब्रेक अ लेग। टू हिट द नेल ऑन द हेड, अगर आप नाखून को दिमाग पे, हेड पे जो है वो हिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? एक सटीकता से कुछ सोचने का, मन में फैसला कर रहे हैं, वो चीज समथिंग दैट इज एग्जैक्टली राइट। वो चीजें यहाँ पे कहोगे अच्छा ऐसी बात है। ऐसा नहीं करते हैं आप? अगर इमेजिन करो मन में कि अब अपने खुद की उंगलियों को दिमाग पे रखते हैं, अच्छा ऐसी बात है, सोचते हैं ना। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सटीकता से, ग्रेट प्रिसीजन से, उसी को हम बोलते हैं। चाहे तो इसको लिख सकते हो एक और तरीके से कि समथिंग, समथिंग दैट इज, समथिंग दैट इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली राइट, उसी को बोलते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड,
ठीक है। रजीब्स हैबिट ऑफ स्नेयरिंग एट द बिलीफ्स ऑफ अदर, दूसरे के विश्वासों पे स्नेयर का मतलब होता है उपहास बनाना, मजाक उड़ाना। जो रजीब का हैबिट है ना स्नेयर करने का, दूसरे इंसानों के बिलीफ्स पे ऑफन हर्ट करता है दूसरे इंसान के सेंटिमेंट्स को, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस सवाल में। तो उसी को बोलते हैं साइनिसिज्म। क्या बोलते हैं? साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब ही होता है कुटिलता, धूर्तता, कोई चीज के बारे में किसी का उपहास बनाना, साइनिसिज्म करना। ठीक है। मैनिपुलेशन एक अलग वर्ड है जिसको बोलते हैं चालाकी करना, मैनिपुलेट करना, किसी को साथ चालाकी करना, धूर्त वाले कामें करना, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। सर्टेनिटी बोलते हैं निश्चितता को, निश्चित कोई चीज है उसको बोलते हैं सर्टेनिटी। और एक क्लेवरनेस का मतलब भी क्या होता है? चालाकी। तो बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने था ये। 31 पे आते हैं। पॉलिटिक्स एंड मनी गो टुगेदर, गो टुगेदर साथ साथ को क्या बोलते हैं? गो हैंड इन हैंड। आपने ये फ्रेज कितनी बार याद किया होगा? गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। टुगेदर वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वरना गो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एक यहाँ पे एक वर्ड डेस्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? दरिद्र होना, गरीब होना, उसी को हम बोलते हैं डेस्टिट्यूड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एफ्लुएंट, बहुत ही धनी इंसान होना, उसी को बोलते हैं एफ्लुएंट। ग्लोरियस मतलब मार्वेलस, शानदार, स्टुपेंडस, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोरियस, गौरवान्वित करना, ठीक है, स्टुपेंडस। ठीक है, क्या मैंने सही लिखा है? चेक कर लेना। डिस्टर्ब, जिसको आ, मानसिक अवसाद से पीड़ित होना, डिस्टर्ब हो जाना। रेडिकुलस यानी कि इसको बोलते हैं मजाकिया, ठीक है, स्नीरिंग, मजाकिया, रेडिकुलस, ऑल दिस थिंग्स बिलोंग्स टू रेडिकुलस। तो यहाँ पे जो वर्ड है आपके पास डेस्टिट्यूट, इसको बोलते हैं दरिद्र होना, गरीब होना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एफ्लुएंट हो जाना। आगे बढ़ जाते हैं। द प्लेन क्रैश वॉज ए हैरविंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। हैरोइंग एक वर्ड यहाँ पे है, आपसे इसका पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा। एक बहुत ही, हैरोइंग का मतलब ही होता है एक बहुत ही शोकजनक, ठीक है, एक्सपीरियंस है हर इंसान के लिए जो उसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि ये प्लेन क्रैश था तो बहुत लोग मरे होंगे, बहुत लोग घायल हुए होंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो एक्सपीरियंस है, एक शोकजनक एक्सपीरियंस है, दुखों को दिखाएगा। उसी को हम बोलते हैं क्या? एक्सक्रूशिएटिंग, दिल को दहलाने वाला। कष्टदायी को हम कह सकते हैं एक्सक्रूशिएटिंग, यानी कि कष्टदायी को हम बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग, या शोक देने वाला, मन में दुख भरने वाला, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सटर्मिनेट, ये एक अलग वर्ड है। एक्सटर्मिनेट करना ये अलग वर्ड है, मुझे इसका मीनिंग ध्यान में नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो बाकी ये अवशम क्या है, साइड क्या है, आपको मालूम ही है। तो आगे बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट्स शुड हैव अ गुड वैकेबुलरी टू राइट एन ऐसे इफेक्टिवली। आपने जैसे देखा इफेक्टिवली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, स्पेलिंग एरर पूछ रहा होगा आपसे। कभी कभी क्या होता है कि हम सवाल को पढ़ते हैं तो पता लग जाता है इसमें क्या पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग क्या, देखो एरर है। इफेक्टिव कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे लिखते हैं ना। तो डबल एफ का रिक्वायरमेंट था, हमने सिंगल एफ देखा, मुझे लगा अच्छा ये तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का सवाल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान सवाल आपको इस शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। फैक्चुअल, जो बिल्कुल तथ्यात्मक है, तथ्यों पर आधारित है, वास्तविक है, उसी को हम बोलेंगे फैक्चुअल। यानी कि उसी को हम क्या कह सकते हैं? इम्पेरिकल। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इम्पेरिकल। इस वर्ड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पेरिकल। इम्पेरिकल का मतलब भी क्या होता है? बिल्कुल वही होता है, प्रयोग के द्वारा कोई चीज कर रहे हो, प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना। फैक्चुअल, वास्तविक को बोलते हैं इम्पेरिकल। एविडेंस बोलते हैं सबूत को, ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है एविडेंस, एक होता है आई विटनेस। ठीक है, तो आई बोलो चाहे ना बोलो, विटनेस बोल सकते हो, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब तो गवाह ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो विटनेस होता है, ये किसी इंसान के लिए विटनेस का यूज करते हैं। जब कोई चीज अगर हम सबूत के रूप में पेश कर रहे हैं तो वो चीज क्या बोलेंगे? वो हमारा एविडेंस है। जैसे कोई कागज पत्तर है ना, कोई दस्तावेज लेके तुम जा रहे हो कोर्ट में, तो तुम बोलोगे भैया जज साहब ये हमारा एविडेंस है, ये हमारा सबूत है। लेकिन जब तुम किसी इंसान को पकड़ के लेके जा रहे हो, अच्छा इसने देखा है कारनामा करते हुए, तो तुम उस इंसान को एविडेंस ना बोलोगे, बल्कि क्या बोलोगे? सर जी ये हमारा विटनेस है, ये हमारा साक्ष्य है, सबूत है। समझ गए बात? दोनों वर्ड का मतलब जो है कंप्लीट आपको याद होना चाहिए, और जो क्लैरिफिकेशन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अवधारणा, किसी चीज को अवधारणा करना, ठीक है। रिगोरस एक वर्ड है, रिगोरस। रिगोरस का मतलब हम कह सकते हैं कोई चीज जो बहुत ही कठिन है, ठीक है, बहुत ही सख्त है, उसको हम कह सकते हैं कि वो चीज क्या है? रिगोरस है।
हाइपोथेसिस अवधारणा बोलो या परिकल्पना बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो ये समझ गए होंगे एविडेंस और विटनेस में क्या फर्क है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है कि इट इज बियॉन्ड माई कोग्नेटिव। ओ हो, कॉग्निटिव जैसे हमने देखा तो मुझे पता चल गया कॉग्निटिव होता है, ना कि कॉग्निटिव होता है। आगे बढ़ते, कैपेसिटी टू सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये हमारे कॉग्निटिव कैपेसिटी के बियॉन्ड है, उसके परे है। मतलब जो हमारे संज्ञान में है ना, उस क्षमता से ऊपर है, उस क्षमता से परे है, इसलिए इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो चीज यहाँ पे कहने को मिल रहा है। तो कॉग्निटिव नहीं है बल्कि कॉग्निटिव होता है संज्ञानात्मक, इसको आप कह सकते हैं कि जो चीज तुम्हारे संज्ञान में है, तो संज्ञानात्मक वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो, चूंकि यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर लाल टॉट मी इंग्लिश ग्रामर। ये तो 1 क्लास का बच्चा भी बोल देगा कि कहाँ मिस्टेक है मेरे भाई। ग्रामर का 2 वर्ड होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। आप बिल्कुल ना कहना कि सर यहाँ पे आपने ए लिखा, यहाँ पे आपने ए लिखा। दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं धड़ल्ले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचित स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे और बुरे समय में, यानी कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस जो उनके फ्रेंड्स उनके साथ खड़े रहेंगे, स्टैंड करेंगे, यानी कि अच्छे और बुरे समय में थ्रू या अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, दैट इज कॉल्ड थ्रू थिक एंड थिन। वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, जो भीख मांगते हुए किसी एक स्थान से किसी और प्लेस पे जाता है, उसको हम कहते हैं मेंडिकांट। उसको हम कहते हैं मेंडिकांट। इसका मतलब भी होता है भिक्षुक, आप इस चीज को याद रख लीजिए। मेंडिकेंट का मतलब भी होता है भिक्षुक। मेटिकुलस का मतलब होता है जो काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहता है ना, कि दोज हु डू द वर्क वेरी प्रिसाइजली, उसको हम कह सकते हैं मेटिकुलस। जो बहुत ही सही तरीके से सही ढंग से काम करने के प्रति वो जिज्ञासु हो, उसको बोलते हैं मेटिकुलस होना। मैलिएबल, कोई चीज नहीं बोलते हैं मैलिएबल, किसी बड़े सीट को क्या बोलते हैं, सीट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हो कोई चीज, मैलिएबल लचीला होना। ठीक है, मैलिएबल, जिसको हम अपने अपने डिजाइन के रूप में ढाल सकें, दैट इज कॉल्ड मैलिएबल। ठीक है। मीजोगेमिस्ट, जो स्त्री जाति से घृणा करता है, उसको बोलते हैं मीजोगेमिस्ट। ठीक है। यहाँ पे स्त्री जाति नहीं, अगर स्त्री जाति तब होता, इट्स माई मिस्टेक, यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा लिख देता हूँ जो चीज मेरे दिमाग में आता है। इसको बोलते हैं मीजोगाइनिस्ट। ठीक है। स्पेलिंग शायद एरर होगा, आप चेक कर लेना एक बार। मिजोगाइनिस्ट का मतलब होता है स्त्री जाति से घृणा करने वाला, लेकिन यहाँ पे जो है गेमिस्ट है, इसका मतलब होता है शादी से घृणा करने वाला, शादी से नफरत करने वाला, उसको हम बोलते हैं मिजोगेमिस्ट। ठीक है। और मिजोगाइनिस्ट का मतलब स्त्री जाति से घृणा करने वाला। समझ गए बात? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सिनोनिम क्या होगा वर्ड हमारे पास है रेमिनिशंस। रेमिनिशंस होता है वो कहीं ना कहीं मेमोरी को दिखाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारे बीते दिनों की जो याद करते हो उसको बोलते हैं रेमिनिसेंस, यानी कि बीते हुए दिनों को याद करना। बीते हुए दिनों को, बीते दिनों को याद करना, दैट इज कॉल्ड रेमिनिसेंस बोलते हैं। हार्श का मतलब होता है कठोर होना। रिमेम्बरेंस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेनेवोलेंस, उदार होना, दैट इज कॉल्ड बेनेवोलेंस, उदारता, बेनेवोलेंस। ऑब्लिवियन का मतलब भी क्या होता है, विस्मरण, इसको बोलते हैं विस्मरण। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके सामने आ चुका है भैया क्लोज टेस्ट। पढ़ते क्या कहता है, swans are लार्ज वाटर बर्ड्स, बड़े वाटर बर्ड्स हैं। दैट, अब चूंकि यहाँ पे तुम खुद देखो, तुम खुद ही इसका आंसर निकाल पाओगे कि चूंकि यहाँ पे इज एम आर का यूज किया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब चूंकि यहाँ प्लूरल वाटर बर्ड्स, एक से अधिक बर्ड्स के बारे में कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब चूंकि हमको अगर सिंपल प्रेजेंट में यूज करना पड़े, तो हम बिलोंगिंग तो यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही पास्ट में लेके जाएंगे। मुझे यूज करना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चूंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर है। अगर बर्ड होता सिर्फ, तो हम बिलोंग्स का यूज करते। समझ गए बात? तो बहुत ही आसान पहला जो है ऑप्शन आपको देखने को मिला है। ठीक है। दैट बिलोंग टू ऑफ द फैमिली एनाटीडे। एनाटीडे जो भी है इस फैमिली से बिलोंग करता है, वो चीज यहाँ पे कह रहा है। विच ऑल्सो इंक्लूड्स, जो ऑल्सो शामिल करता है डक्स को भी, गीज को भी। दे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर देयर ब्यूटी एंड ग्रेस एंड आर ऑफन यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ लव, फिdelity एंड एलिगेंस। ठीक है। ये अपने सुंदरता के लिए, अपने ग्रेस के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दे है,
यानी कि वे लोग, तो दे वेयर नोन, चूंकि पास्ट की बात तो हम लोग कर नहीं रहे हैं। दे हैव नोइंग क्या होता है, हैव के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, हैड के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो दो सवाल का जो ऑप्शन है वो तुम ऐसे ही काट दोगे। और थोड़ा भी अगर ध्यान दिया आपने तो क्या लगाएंगे, आर नोन। दे आर नोन टू बी द सिंबल ऑफ लव, जो भी है, फाइडेलिटी एंड एलिगेंस। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर फिल इन द ब्लैंक्स फीचर्स, उनके पास कुछ विशेषताएं होती है। तो फाइनाइट का मतलब होता है कोई चीज लिमिट में होना, फाइनाइट होना। सिमिलर का मतलब होता है समान। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय। और डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट। डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है, विशिष्ट। तो हम खुद ही बताओ कि दे आर फेमस फॉर देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स सच एज, उनके पास लंबे नेक होते हैं, गर्दन होते हैं, लार्ज विंग स्पैन्स होते हैं, उनका जो विंग है, पंख है, वो फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है, विस्तार हो जाता है, स्ट्राइक करता है वाइट फेदर को। तो वो चीज़ यहाँ पे, ये सब फीचर जो है बिल्कुल क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। तो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। fill in the blanks, not all swan species are white, the black swan, fill in the blanks, has black feathers with a red bill, fill in the blanks, not all। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कह रहा है, चूंकि इसके बारे में फीचर बता रहा था कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, लंबे नेक होते हैं, लंबा जो इसका विंग स्पैन हो जाता है, स्ट्राइक करता है वाइट के फेदर को। हालांकि सभी ऐसे नहीं है, नॉट ऑल स्वान स्पीसीज आर वाइट। ठीक है, कह रहा है कि जो, हालांकि सारे के सारे जो स्वान होते हैं, बतख के बारे में शायद बोलते हैं स्वान को हिंदी में, तो उसके जो स्पीसीज है वो पूरे के पूरे वाइट नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है लगातार होना, कंटिन्यूअसली। तो क्या ये वर्ड यूज करोगे? बिकॉज का मतलब क्योंकि, फॉर्मरली मतलब पहले से। ऑप्शन इतने गंदे हैं मेरे भाई कि तुम खुद ब खुद तुम चूज करोगे हाउएवर। हालांकि नॉट ऑल स्वान स्पीसीज आर वाइट। ठीक है। द ब्लैक स्वान, जो कि ब्लैक स्वान के बारे में कह रहा है, द ब्लैक स्वान फॉर एग्जाम्पल हैज ब्लैक feathers विथ अ रेड bill। ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, नहीं बोलते हो कि अच्छा बेशक आई विल डू दैट, ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, मैं वो काम करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल के बारे में हो रहा है कि जो कि सारे के सारे स्वान अगर व्हाइट नहीं है तो कुछ ब्लैक स्वान भी होंगे। तो ब्लैक स्वान चूंकि वहाँ पे क्या मिल गया आपको, एग्जाम्पल के रूप में दिखाए गए। तो फॉर एग्जाम्पल हैज ब्लैक feathers विद रेड bill। Swans are found on every continent and are known for their strong pair bonds. They mate for life and can live up to 20 years। वो चीज आपको देखने को मिल रहा है कि 20 सालों तक की जिंदगी जी सकते हैं। बहुत ही आसान था आपका क्लोज टेस्ट। अब आते हैं हम लोग सीधे पैसेज के रूप में। पैसेज देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, पैसेज क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है। As the world's population approaches 8 billion and resource uses intensifies, pollution is ever more extensive, pervasive and persistent। क्या मतलब हुआ कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो अप्रोच कर रहा है, पहुंच रहा है 8 बिलियन के करीब। 8 बिलियन का मतलब होता है मेरे भैया 800 करोड़। खुद हमारे अपने कंट्री अगर इंडिया और चाइना को मिला दिया जाए तो इंडिया में 150 करोड़ और चाइना में 150 करोड़, 300 करोड़ तो सिर्फ दो देशों ने कैप्चर कर रखा है। बाकी 500 करोड़ में बाकी बचे 193 देश आपको इसमें मिलेंगे। तो इंडिया और चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ में नंबर 1 और 2 पे है। फिलहाल चाइना भी इंडिया के नीचे आ चुका है, आपने शायद करंट अफेयर पढ़ा भी होगा। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि रिसोर्स यूज करता है, इंटेंसिफाई करता है, पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यानी कि विस्तृत है, कॉम्प्रिहेंसिव है, पर वैसे का मतलब विस्तार किया गया है। और परसिस्टेंट का मतलब दृढ़ होता है। समझ गए बात? ये अफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, फूड के द्वारा जो हम खाते हैं, पानी के द्वारा जो हम पीते हैं, और एयर के द्वारा जो हम सांस लेते हैं। 2025 तक वर्ल्ड के जो शहर होंगे प्रोड्यूस करेंगे 2.2 बिलियन टन ऑफ वेस्ट एवरी साल। ठीक है, 2.2 टन कचरा हर साल प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है। जो 2009 में जितना प्रोड्यूस होता था कचरा, उसका 3 गुना ज्यादा 2025 में प्रोड्यूस किया जाएगा। कचरा के बारे में कहा जा रहा है। उन्होंने बोला, ठीक है, दैट सेड pollution is not a new phenomenon and is largely controllable and often avoidable। पॉल्यूशन जो है ये नया फेनोमेनन नहीं है और इसको लार्ज तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। कुछ कंट्री ने ऐसा करके दिखाया भी है, कुछ शहर ने ऐसा करके दिखाया भी है। ठीक है। और इससे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को भी डिकपल कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम पॉल्यूशन एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन, कचरा से आप इकोनॉमिक ग्रोथ भी बना सकते हैं। वो चीज आपको देखने को मिल रहा है। विद द एंड गोल टू इराडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन बाय 2030।
इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? जड़ से खत्म करना, जड़ से उन्मूलन करना। हर तरह के पॉल्यूशन को अगर 2030 तक खत्म करना चाहते हैं, द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज टास्क्ड by the UN Environment Assembly to coordinate the implementation of global plan, reiterating the that pollution is not only an environmental priority, it's a priority for the achievement of the sustainable development goals. ये सिर्फ इन्वायरमेंटल का प्रायोरिटी नहीं है, इसकी जो प्राथमिकता है वो सिर्फ वायुमंडलीय नहीं है, बल्कि जो प्राथमिकता है हमारे अचीव करने में मदद करेगा सस्टेनेबल इकोनॉमिक सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में भी हमें क्या करेगा? मदद करेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ये टास्क दिया गया था यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, प्रोग्राम को टास्क किया गया था किसके द्वारा? यूएन एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा, ताकि इसको कोऑर्डिनेट किया जा सके। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके एज ए ग्लोबल प्लान के रूप में। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर तुम पोल्यूशन की बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कचरा लग रहा है, पोल्यूशन की तुम बात कर रहे हो, एनवायरनमेंट बचाने की बात कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक मानवीय क्वालिटी है। तो ये आपसे अगर सवाल पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोन ऑफ पैसेज, इस पैसेज का टोन कैसा है, क्या हमने कहीं टेक्निकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करी है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या हमने किसी चीज के बारे में व्यंग मारा है क्या? क्या कुछ हंसने वाली व्यंगात्मक चीजें बोली है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या हमने कोई कट्टरता दिखाया है क्या? डॉगमेटिक का मतलब होता है कट्टर होना, कोई चीज के प्रति क्या आपने हिंदू मुसलमान कट्टरता दिखाया है क्या? मैंने कुछ डॉगमेटिक बातें करी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल एक ह्यूमनिस्टिक बातें हैं, मानवीय बातें थी इसमें, इसलिए हम बोलेंगे इस पैसेज का जो टोन है डिस्क्रिप्शन का वो क्या है? बिल्कुल ह्यूमनिस्टिक है, मानवीय क्वालिटी है इस पैसेज का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली स्टेट करता है सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज, पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है ये यूएन के बारे में कह रहा था? बिल्कुल नहीं। ये हमें देखना चाहता है, जो पैसेज है बताना चाहता है कि पॉल्यूशन फ्री प्लैनेट कैसे बनाए, तो वो चीज के बारे में फोकस कर रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो बात नहीं कही, सिर्फ पहला लाइन में कहा गया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है और पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन के करीब पहुंच रही है, तो वो सिर्फ पहले लाइन में था। बाकी सारा लाइन हर पैराग्राफ में पॉल्यूशन के बारे में कहा गया, तो सेंट्रल थीम क्या होगा? पॉल्यूशन फ्री प्लैनेट। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कही गई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या ये किसी चीज का डेफिनेशन दे रहा है? क्या ये पॉल्यूशन का डेफिनेशन दिया इसने? क्रिटिक का मतलब होता है शिकायत करना, कुछ निंदा करने वाली बातें कही गई है? बिल्कुल भी नहीं। क्रोनोलॉजी, क्या ये समय काल क्रम अनुसार बोलते हैं इसको इंग्लिश सॉरी हिंदी में, तो क्या ये किसी क्रम को दिखा रहा है? क्या किसी टाइम को दिखा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये कॉज इफेक्ट है, कारण उसका परिणाम। अगर आप ऐसा करेंगे पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। ये हमारे अफेक्ट करेगा हेल्थ को, जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा अफेक्ट करेगा, जो हम पानी पीते हैं उसके द्वारा अफेक्ट करेगा, जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा इफेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट को आपको दिखा रहा है, कहीं ना कहीं कॉज और इफेक्ट को आपको दिखा रहा है इस पैसेज में। अगर ऐसा हुआ तो आपकी लाइफ में ऐसा इफेक्ट आएगा, ऐसा प्रभाव पड़ेगा। समझ गए बात? बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड परवेसिव? परवेसिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही व्यापक रूप में किसी चीज की बात करी जाए, विस्तृत होना, व्यापक होना, दैट इज कॉल्ड परवेसिव। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लिमिटेड। यानी कोई चीज अगर सीमा के अंदर है, लिमिट में हो, तुम सीमा में रहो, बात कम बोला करो। ठीक है, एक तरफ तुम पूरा व्यापक फैला हुआ है, एक तरफ तुम्हारे पास लिमिटेड सोर्स है। ऑफेंसिव यानी कि नहीं बोलते हैं डोंट यूज ऑफेंसिव वर्ड्स हेयर, कोई आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल ना करो। ऑफेंसिव आक्रामक होना। इमोशनल, ये तो तुम्हारा इमोशनल चीजें हैं। क्लियर तो क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल क्या बोलता है मेरे भाई? व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड प्रायोरिटी? इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिकता। इसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई प्राथमिकता। जिस चीज की अगर तुम प्रायोरिटी रखते हो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कि तुम किसी चीज को सबसे लास्ट में रखो। एक तरफ तुम किसी चीज को प्रायोरिटी में रखते हो, मतलब सबसे पहला काम तुम्हारा वही होगा, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? लास्ट में तुम उसी काम को करोगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान ये पैसेज भी था और क्लोज टेस्ट भी था मेरे हिसाब से। बाकी आप देखना कि क्या सीपीयू पॉइंट ऑफ व्यू से इस पैसेज को होना चाहिए था, इससे और बढ़िया हो सकता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल बहुत हार्ड पूछना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो, अगर 9 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ है, टोटल 9 शिफ्ट में पेपर आपका हुआ है, अगर आपको मिल जाए आसान सा शिफ्ट, तो आप बाद में तुम खुद ही पछताओगे जब एनालिसिस चेक करोगे। शुभम जैन सर जो बनाते हैं, आरबी वाले भाई साहब, ठीक है, हम भी उनको फॉलो करते हैं। जब हम भी पढ़ते थे तो हम भी उनको फॉलो करते थे और उनको देखते थे कि अच्छा किस तरह से कट ऑफ एनालाइज कर रहे हैं वो। तो आप देखते होंगे कि जब शिफ्ट आसान होता है तो फिर आपके जो नंबर है वो बढ़ते ही नहीं है, तो आप उस समय परेशान हो जाओगे, अच्छा अच्छा होता जब मेरा इंग्लिश थोड़ा और टफ आया होता। तो उस वक्त सोचने से बढ़िया है कि तुम इस वक्त तुम खुद से डिसाइड करोगे क्या ये पैसेज और क्या ये क्लोज टेस्ट सीपीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बिल्कुल नहीं है, इसे थोड़ा टफ तो होना ही चाहिए था, क्योंकि सीपीयू आपको सब इंस्पेक्टर बना के देगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और टफ होने की संभावना हम रख सकते हैं मन में, ठीक है। इसलिए और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। रीडिंग सेक्शन पे आप ध्यान दीजिए। अगर आप इंग्लिश थोड़ा आपका वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग सेक्शन पे आप ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते भी हैं तो मैं लिखता भी हूँ कि रीडिंग सेक्शन पे ध्यान दीजिए। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो मेरे हिसाब से, अगर आप वोकैब वगैरह की प्रैक्टिस करनी है तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती इंग्लिश वगैरह में। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक ही सोर्स है जो हमेशा मैं लिखता हूँ, एम यू बी नहीं, पब्लिकेशन, एम पब्लिकेशन की बुक आती है, अजय कुमार सिंह, प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन। ठीक है, प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आप देखा होगा, मोटा सा बुक होता है जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल हर तरह का एग्जाम उसमें शामिल होता है। तो उसके सारे क्या बोलते हैं, सेट वाइज आपको उसमें एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए बढ़िया है, इतना सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा एक और आप बुक पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से, वो ये है कि जो नीतू मैम की वॉल्यूम 2 आती है, ठीक है, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 2 बुक आती है, आप इसको रिवाइज कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बढ़िया बुक है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दो आती है, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ वॉल्यूम 2 पढ़िए। वॉल्यूम 1 मेनली ग्रामर को अप्रोच करता है, तो ग्रामर उतना टफ आते भी नहीं एग्जाम हॉल में, इसलिए मैं हमेशा वॉल्यूम 2 लिखता हूँ, क्योंकि ये एक बुक और ये एक बुक, दो बुक मिला करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे हिसाब से इंग्लिश आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। और रीडिंग सेक्शन के लिए आप न्यूज़पेपर, अखबार वगैरह को ध्यान दे सकते हैं, या फिर कोई हॉलीवुड मूवी अगर आप देख रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, सबटाइटल्स को आप इंग्लिश करके ही देखें, ठीक है। ज़्यादा फ़ील के चक्कर में आप अपने इंग्लिश को ख़राब ना करें, ठीक है। तो अगर आप कहीं न कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा-सा यूटिलाइज़ भी कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये आज का शिफ्ट ठीक-ठाक रहा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा सारे सवाल, ठीक है। तो कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो माफ़ कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई, और पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। थैंक यू सो मच वन्स अगेन।